नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने सूचित किया है, म्यांमार से लगी 1643 किलोमीटर लंबी संपूर्ण सीमा पर बाड़बंदी की जाएगी। केंद्र ने न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार रिपोर्ट पर कार्रवाई की। CFC-FRMS ने 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कपास क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर रिपोर्ट जारी की। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमार से लगी 1643 किलोमीटर लंबी संपूर्ण सीमा पर बाड़बंदी की जाएगी। बाड़ लगाने या फेंसिंग का प्राथमिक उद्देश्य सीमाओं की चौकस सुरक्षा के लिए निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना है और साथ ही बाड़बंदी के साथ ही लंबा पेट्रोलिंग ट्रैक भी बन सकेगा। गृह मंत्री की ये घोषणा राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सीमा पर बाड़ लगाने की जरूरत क्यों है। पहला कारण है सीमाओं पर प्राकृतिक अवरोधकों का अभाव होना। भारत के केवल उत्तरी क्षेत्र में हिमालय पर्वत प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है और सीमाओं पर सुरक्षा भी प्रदान करता है। हालांकि भारत की शेष अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं मानव द्वारा निर्धारित की गई हैं, जहां हिमालय जैसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र मौजूद नहीं है, इसलिए सीमा पर खतरा बना रहता है। दूसरा कारण है कूटनीतिक चुनौतियां। नेपाल और भूटान के साथ भारत की खुली सीमाएं हैं। भारत व इन देशों के नागरिक एक दूसरे के देश में बिना किसी वीजा के आ जा सकते हैं। साथ ही भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था लागू है। इसके तहत सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को बिना वीजा के एक दूसरे के देश के अंदर 16 किलोमीटर तक आने जाने की अनुमति है। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगी सीमाओं की भी पूरी तरह से बाड़बंदी नहीं की गई है। ये सीमाएं कई स्थानों पर खुली हुई हैं। इसका उपयोग सीमा पार घुसपैठ के लिए किया जाता है और सीमा पर बाड़बंदी सीमा पार आतंकवाद, अवैध प्रवासन, तस्करी और गैर कानूनी व्यापार जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायक सिद्ध हो सकती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और सीमा पर प्रभावी बाड़बंदी के लिए शुरू की गई मुख्य पहलों के बारे में जानते हैं। स्मार्ट फेंसिंग। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा के कुछ खंडों पर BOLD QIT यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक का उपयोग किया गया है। BOLD QIT का उपयोग व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBM के तहत किया जा रहा है। दूसरी मुख्य पहल है सीमा अवसंरचना और प्रबंधन BIM योजना। ये एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है। इसका उद्देश्य सीमा पर बाड़ लगाना, बॉर्डर फ्लड लाइट की व्यवस्था करना आदि है। तीसरी पहल है वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। इसमें देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC और नियंत्रण रेखा LOC से 100 किलोमीटर के भीतर वन भूमि के उपयोग को संरक्षण संबंधी कानूनों से छूट प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय महत्व या सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से रेखीय यानी लीनियर परियोजनाओं यानी सड़क आदि के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा। खबर के आखिर में अब समझते हैं भारत की सीमाओं पर बाड़ लगाने से जुड़ी समस्याओं के बारे में। भूमि राज्य सूची का विषय है, इस कारण भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। साथ ही स्थानीय लोगों को अपनी जमीन के कुछ हिस्से से वंचित होने का भी डर रहता है। इसी प्रकार सीमाओं पर कई जगह उबड़ खाबड़ भूभाग है, कई जगह दलदली भूमि मौजूद है। कुछ जगहों पर नदियां सीमा के रूप में कार्य करती हैं और कुछ जगहों पर ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। इनके अलावा चरम जलवायु परिस्थितियां जैसे सियाचिन ग्लेशियर भी मौजूद हैं। इन जगहों की बाड़बंदी मुश्किल कार्य है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की कुछ सीमाएं विवादित भी हैं। इस कारण उनका सीमांकन नहीं किया गया है और बाड़बंदी के प्रवर्तन और रखरखाव में अधिक लागत भी एक अन्य चुनौती है। चलिए अब रुख करते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर का। केंद्र ने न्यायिक प्रक्रियाएं और उनमें सुधार रिपोर्ट पर कार्रवाई की। यह रिपोर्ट अगस्त 2023 में कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने प्रस्तुत की थी।
सबसे पहले बात करते हैं सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के बारे में। 4 या 5 जगहों पर सुप्रीम कोर्ट यानी एससी की क्षेत्रीय पीठें स्थापित की जानी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 130 में प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में स्थापित होगा जिसे या जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से समय समय पर निर्धारित करे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी हाई कोर्ट्स को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए निर्देश जारी करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायालय भी सार्वजनिक संस्थान है। वर्तमान में केवल सुप्रीम कोर्ट और कुछ हाई कोर्ट्स ही अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में सुधार के लिए कुछ अन्य सिफारिशें भी की गई हैं। चलिए उन सिफारिशों के बारे में और उनके पीछे दिए जाने वाले तर्कों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहली सिफारिश है न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु में बढ़ोतरी। चिकित्सा विज्ञान ने प्रगति की है और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ी है, इसलिए न्यायाधीशों की आयु बढ़ाने की भी जरूरत है। वर्तमान में सेवानिवृत्ति की आयु सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 65 वर्ष और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है। दूसरी सिफारिश है न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करने का कानून। एक सामान्य प्रथा के रूप में सभी संवैधानिक पदाधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति व देनदारियों का वार्षिक विवरण दाखिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवर्ष अपनी संपत्ति का अनिवार्य रूप से विवरण देने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। तीसरी मुख्य सिफारिश है न्यायिक नियुक्तियों पर प्रक्रिया में सामाजिक विविधता पहलू को ध्यान में रखना। कॉलेजियम को न्यायाधीशों की नियुक्तियों में पर्याप्त संख्या में महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उम्मीदवारों की भी सिफारिश करनी चाहिए। साथ ही इस प्रावधान का प्रक्रिया ज्ञापन यानी MOP में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। चौथी मुख्य सिफारिश है वर्ष के अलग अलग समय में अलग अलग न्यायाधीशों द्वारा अवकाश। न्यायपालिका में अवकाश की व्यवस्था एक औपनिवेशिक विरासत है। अलग अलग अवकाश व्यवस्था से लंबित मामलों की संख्या में कमी आएगी, साथ ही वादियों को होने वाली असुविधा भी कम होगी। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की तरफ। CFC-FRMS ने 2023 में वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के लगभग 1.1 मिलियन मामले दर्ज किए। सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम CFC-FRMS की स्थापना भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के तहत की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग करना और धोखेबाजों द्वारा की जाने वाली धन की हेराफेरी को रोकना है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की है। इसे साइबर अपराध से निपटने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक इकोसिस्टम प्रदान करने और एक नोडल पॉइंट के रूप में कार्य करने हेतु स्थापित किया गया है। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स वास्तव में डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके छल से किसी के खाते से धन निकालने या खरीदारी करने की गैर कानूनी गतिविधि है। इसमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से संबंधित धोखाधड़ी या रैंसमवेयर हमले आदि शामिल है। साइबर वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि के कारण क्या है, चलिए उस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। डिजिटल भुगतान को अपनाने में बढ़ोतरी हुई है, किंतु लोगों में वित्तीय साक्षरता की कमी है। धोखाधड़ी से लोगों के वित्तीय डेटा हासिल करने वाले कई ऐप्स बना लिए गए हैं। कम जागरूक उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए डार्क पैटर्न का उपयोग किया जा रहा है। डार्क पैटर्न एक अनैतिक ऑनलाइन विज्ञापन तकनीक है। कंपनियां इसका इस्तेमाल उपभोक्ताओं को उत्पादों या सेवाओं को खरीदने के लिए राजी करने हेतु करती हैं। बैंकिंग या गैर बैंकिंग संस्थाओं द्वारा विनियमों का सही से पालन नहीं किया जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ प्रयास किए जाने आवश्यक है, जैसे सभी वित्तीय संस्थानों को CFC-FRMS से जोड़ना चाहिए। डिजिटल माध्यम से ऋण देने वाले ऐप्स की व्हाइट लिस्टिंग की जानी चाहिए। अगर व्हाइट लिस्टिंग की बात करें तो ये एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपाय है। इसके तहत केवल विश्वसनीय डिजिटल स्रोतों को नेटवर्क या सिस्टम तक एक्सेस दिया जाता है। डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। अनियमित ऋणदान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाए जाने चाहिए।
डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेन देन की निगरानी के लिए नए सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। वित्तीय साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए भारत द्वारा की गई पहले क्या है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 भी जारी किया गया है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-IN के अंतर्गत CSIRT-FIN कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम फाइनेंस सेक्टर स्थापित की गई है। बैंकिंग क्षेत्र में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए RBI ने सलाह और नियम जारी किए हैं। मोबाइल फोन के सिम कार्ड की क्लोनिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब रुख करते हैं चौथी मुख्य खबर का। श्रम, वस्त्र और कौशल विकास पर संसदीय स्थायी समिति ने कपास क्षेत्र के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। कपास एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल है। भारत कपास की कृषि के तहत उत्पादन क्षेत्र के मामले में दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा ही सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। देश में कपास का उत्पादन मुख्य रूप से 11 राज्यों में होता है। इनमें सर्वाधिक हिस्सेदारी क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना की है। समिति के अनुसार कपास क्षेत्र कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे कि भारत में कपास की खेती का 67% क्षेत्र वर्षा सिंचित है। इसके कारण कपास के उत्पादन में उतार चढ़ाव होता रहता है। भारत में प्रति हेक्टेयर कपास की उपज बहुत कम है। चीन में 1993 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कपास का उत्पादन होता है। वहीं भारत में प्रति हेक्टेयर औसतन 447 किलोग्राम कपास का उत्पादन होता है। ऐसा होने के कारण है पुरानी BT सीड प्रौद्योगिकी, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप और पिंक बॉलवर्म का संक्रमण। इतना ही नहीं, भारत में फसल चक्र को भी नहीं अपनाया जाता है और लगातार एक ही फसल की खेती की जाती है। साथ ही फसल अपशिष्ट का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता है। इन वजहों से मृदा की गुणवत्ता में गिरावट आती है। ऐसे जिले जो कपास उत्पादन के मामले में कम दक्ष हैं, वहां इसकी खेती बड़े क्षेत्रों में की जा रही है। इसके समाधान के लिए समिति ने सरकार से कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे कि कपास क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला पॉलिसी तैयार की जानी चाहिए। साथ ही कपास क्षेत्र से संबंधित सभी पहलों को इसके दायरे में लाना चाहिए। फसल प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव करने, बाजार संपर्कों को मजबूत करने तथा कपास की नई किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कीट प्रबंधन प्रणालियों में भी सुधार किया जाना चाहिए। कपास के अधिक उत्पादन वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए उपाय करने चाहिए। आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों यानी GM कॉटन की खरीद में किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। इसके लिए बीज की अधिकतम कीमत तय की जा सकती है। सरकारी संस्थाओं द्वारा कपास के बीज के विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए आदि। कपास क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहले कौन सी है, चलिए उस पर भी एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्र पार्क्स योजना शुरू की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार ने कॉट LI नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों में जागरूकता बढ़ाना है। भारतीय कपास की कस्तूरी कॉटन इंडिया नाम से ब्रांडिंग की जा रही है। NFSM के अधीन कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकियों को लक्षित करना। इसके तहत कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों का वृहद स्तर पर प्रदर्शन नामक परियोजना चलाई जा रही है। अब बढ़ते हैं पांचवी मुख्य खबर की ओर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देशों को संशोधित किया। निधि के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में। केंद्र ने इस योजना को खान और खनिज विकास और विनियमन या MMDR अधिनियम 1957 के तहत 2015 में शुरू किया था। इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है खान मंत्रालय और इसका उद्देश्य है सभी जिला खनिज प्रतिष्ठानों यानी DMFs द्वारा विकास कार्यक्रमों के लिए कुछ न्यूनतम प्रावधान सुनिश्चित करना।
डीएमएफ खनन संबंधी गतिविधियों से प्रभावित किसी भी जिले में एक अलाभकारी निकाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। इन्हें खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन अधिनियम 2015 के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है। खनन कंपनियों को राज्य सरकारों को भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी के अलावा अनिवार्य रूप से रॉयल्टी का 10 और 30% डीएमएफ में योगदान करना होता है। ये योगदान प्रदान किए गए खनन पट्टे की तारीख पर निर्भर करता है। 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद प्रदान किए जाने वाले खनन पट्टे के मामले में ये रॉयल्टी का 10% होगा तथा 12 जनवरी 2015 को या उसके पहले प्रदान किए जाने वाले खनन पट्टे के मामले में रॉयल्टी का 30% है। इसके अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं खनन प्रभावित क्षेत्रों में अलग अलग कल्याण कार्यक्रम लागू करना, खनन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना आदि। अब इस योजना के लाभार्थियों के बारे में बात करते हैं। सीधे तौर पर कुछ प्रभावित लोगों को शामिल किया गया है, जैसे कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित प्रभावित परिवार के साथ साथ विस्थापित परिवार, संबंधित ग्राम सभा द्वारा उचित रूप से चिन्हित अन्य लोग और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र। हाल ही में संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार निधि का 70% उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के लिए और 30% अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में उपयोग के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। पहले यह अनुपात 60% और 40% था। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और साथ ही ये डीएमएफ्स के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रावधान भी करती है। खबर के आखिर में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत निधि के उपयोग के लिए मौजूद विविध क्षेत्रकों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र। इसमें पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, वृद्धजनों व दिव्यांगों का कल्याण आदि शामिल है। और दूसरा है अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र। इसके अंतर्गत भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा और जल संभर विकास तथा खनन प्रभावित जिले में पर्यावरणीय गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई अन्य उपाय शामिल हैं। अब रुख करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बीमा क्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार भारत के बीमा क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो बीमा पहुंच या पैठ यानी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2001-2 में 2.71% थी। ये 2021-22 में बढ़कर 4.2% हो गई है। हालांकि बीमा पहुंच का वैश्विक औसत 7% का है। बीमा पहुंच को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। बीमा घनत्व साल 2001 और साल 2002 में 11.5 अमेरिकी डॉलर था। ये 2021-22 में बढ़कर $91 हो गया है। हालांकि बीमा घनत्व का वैश्विक औसत $874 है। बीमा घनत्व बीमा प्रीमियम और जनसंख्या के बीच का अनुपात होता है। ये प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है। भारत 2021 में वैश्विक बीमा बाजार में 1.85% की हिस्सेदारी के साथ 10वें स्थान पर है। अब समझते हैं समिति द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में। पहला है कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग। समिति के अनुसार कॉम्पोजिट लाइसेंसिंग की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे बीमा कंपनियां जीवन और गैर जीवन बीमा दोनों उत्पाद प्रस्तुत कर सकती हैं। इससे बीमा कंपनियों के लिए लागत और नियम अनुपालन संबंधी परेशानियां कम होंगी और साथ ही ग्राहकों को अधिक विकल्प प्राप्त होंगे। दूसरी सिफारिश जीएसटी दरों से संबंधित है। बीमा उत्पादों, विशेष रूप से हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाना चाहिए। वर्तमान में इन बीमा उत्पादों पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाता है। ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कई बार प्रीमियम की राशि अधिक होने के कारण लोग बीमा पॉलिसियां खरीदने से पीछे हट जाते हैं। तीसरी सिफारिश ओपन आर्किटेक्चर से संबंधित है। बीमा एजेंटों के लिए ओपन आर्किटेक्चर की अवधारणा शुरू की जानी चाहिए। इससे एजेंट एक साथ कई बीमा कंपनियों के साथ जुड़ सकेंगे। इससे बीमा पहुंच और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही बीमा उत्पाद बेचने की लागत जैसे कमीशन भी कम हो सकेगी। अगली मुख्य सिफारिश दावा नहीं की गई पॉलिसियों से संबंधित है। UDGAM यानी उद्गम जैसा एक केंद्रीय पोर्टल बनाया जाना चाहिए।
आरबीआई ने उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर बिना दावे वाली यानी अनक्लेम्ड बैंक जमा राशि का पता लगाने के साथ साथ उसके बारे में दावा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। इस दिशा में की गई आखिरी मुख्य सिफारिश पूंजी की आवश्यकता से जुड़ी है। भारत सरकार की ओर से आरबीआई बीमा कंपनियों द्वारा निवेश करने के लिए 50 वर्षों तक की अवधि के ऑन टैप बॉन्ड्स जारी कर सकता है। वर्तमान में इन बॉन्ड्स की अधिकतम अवधि 40 वर्ष है। खबर के आखिर में बात करते हैं भारत में बीमा क्षेत्र के विनियमन के लिए मौजूदा कानूनों और संस्थाओं की। इसमें बीमा अधिनियम 1938, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI तथा वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय सेवा विभाग के तहत आने वाला बीमा प्रभाग शामिल है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है ईरान। ईरान ने भारतीय पर्यटकों के लिए 15 दिन की वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर भी एक नजर डालते हैं। ईरान मध्य पूर्व या पश्चिम एशिया में अवस्थित एक देश है। इस देश की सीमाएं उत्तर में आर्मेनिया व अजरबैजान, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, पूर्व में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान तथा पश्चिम में इराक और तुर्की से लगती हैं। इस देश के सीमावर्ती जल निकाय पर भी एक नजर डालते हैं। इसकी सीमाएं उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से भी लगती है। आखिर में ईरान की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं एल्ब्रुज व जाग्रोस। उच्चतम बिंदु है माउंट दमावंद। ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है तथा मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी है। यहाँ के प्रमुख रेगिस्तान है दश्ते कविर और दश्ते लुत। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने लोकपाल के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए नाम को मंजूरी दी। यूएन विमेन द्वारा सेफ सिटी प्रोजेक्ट और जेंडर डेटा हब के लिए केरल को तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। यूएन विमेन का गठन 2010 में किया गया था। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। जसपे, जोहो और डिसेंट्रो को पेमेंट एग्रीगेटर यानी PA लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम रूप से मंजूरी प्राप्त हो गई है। IIT कानपुर ने भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का सफलतापूर्वक निर्माण और परीक्षण किया है। रूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेनी युद्ध बंदियों को ले जा रहे विमान की दुर्घटना में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। भारी बर्फबारी के कारण हिमालयी काले भालू को दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान के पुनर्वास केंद्र में हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा अवधि के दौरान ऊर्जा आपूर्ति के लिए विशेष प्रकार का आहार दिया जाता है। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा माध्यम में परीक्षा देने के लिए रोमन और बंगाली लिपियों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। कोक बोरोक बोरोक लोगों की मातृभाषा है। बोरोक समुदाय को भौगोलिक रूप से त्रिपुरिस के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स पर उचित मूल्य की दुकानों यानी FPS को शामिल करने के लिए एक पहल शुरू की है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर।
लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।